नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। विवादों में घिरे नीट एग्जाम को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। एनटीए ने स्वीकार किया कि एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देना एक बड़ी गलती थी। अब जिन स्टूडेंट्स को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन सभी 1563 स्टूडेंट्स को फिर से नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनका और उनके पेरेंट्स का कहना है कि सिर्फ 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क वापस लेने से मामला नहीं सुलझेगा। स्टूडेंट्स का आरोप है कि कई जगह नीट के पेपर लीक हुए थे, इसलिए नीट का पूरा एग्जाम दोबारा हो, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। लेकिन एनटीए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि नीट के पेपर लीक हुए थे। इंडिया टीवी की टीम ने इस मामले की आज फिर से तहकीकात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि छात्र पेपर लीक का जो इल्जाम लगा रहे हैं, उसकी असलियत क्या है। क्या इस साल कट ऑफ में जो उछाल आया, उसकी वजह पेपर लीक है? आरोप तो यह है कि कई जगहों पर स्टूडेंट्स के पास पेपर पहले से पहुंच गए थे, उन्हें बंद कमरों में सवालों के जवाब रटा दिए गए थे। इंडिया टीवी को अपनी जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि पेपर लीक भी हुआ। लीक होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स को फायदा भी हुआ और यह सब कुछ एक बड़ी साजिश के तहत किया गया। हमारी जांच में, हमारे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आया, यह मैं आपके साथ शेयर करूं। इससे पहले आपको यह बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर क्या फैसला हुआ। ग्रेस मार्क्स के बारे में जो निर्णय हुआ, उसकी डिटेल भी मैं आपको देता हूं। नीट एग्जाम कंडक्ट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज सुप्रीम कोर्ट में मान लिया कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देने का उसका फैसला गलत था। जो एनडीए अब तक यह दावा कर रहा था कि एग्जाम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई, उसने आज ये एक्सेप्ट कर लिया कि ग्रेस मार्क देने का कोई प्रोविजन नहीं था। फिर भी उसने 1500 से ज्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनके एग्जाम, उनके नतीजे कैंसिल होंगे। अब ये छात्र या तो दोबारा एग्जाम दें या फिर ग्रेस मार्क घटाने के बाद जो रैंकिंग मिल रही है उसे मान लें। री एग्जाम के लिए 23 जून की डेट फाइनल कर दी गई है और एनटीए इसका रिजल्ट 30 जून तक अनाउंस करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पास करने वाले स्टूडेंट की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले मुद्दे पर ही आदेश दिया। नीट से जुड़े कई मामलों पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। कल सुप्रीम कोर्ट नीट से जुड़ी 2 पिटीशंस पर सुनवाई करेगा। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में जिन 3 पिटीशन पर सुनवाई हुई, उनमें ग्रेस मार्क्स देने की गड़बड़ी किसके लिए एसआईटी या फिर किसी दूसरी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई थी। पिटीशन दायर करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जताई। एक पिटीशनर अलख पांडे ने कहा, अब तक तो एनटीए मान ही रही थी कि कोई गड़बड़ी हुई, अब उसने ग्रेस मार्क देने में गड़बड़ी की बात मान ली है। नीट में और भी गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसलिए पूरे मामले की जांच गहराई से होनी चाहिए। हम संतुष्ट नहीं हैं, पर इस फैसले से ये तो दिखता है कि एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए थे वो पूरी तरह से गलत थे। क्योंकि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस आया और आज एनटीए के डायरेक्टर साहब खुद भी पहुंच गए यहाँ पे, हमारे काउंसिल ने आर्गुमेंट शुरू भी नहीं किया और उनके काउंसिल ने खुद बोल दिया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस दिए हैं, इससे हार्ट बर्न हुआ है, बच्चे परेशान हुए, इसको हम रिट्रैक्ट करते हैं डिसीजन को। 24 घंटे पहले एनटीए ने एक FAQ जारी किया था पब्लिक डोमेन में, वहाँ लिख रहे थे कि ये ग्रेस नंबर सही है, आंसरिंग एफिशिएंसी पे है, 2018 के जजमेंट में। और सुप्रीम कोर्ट में आते ही उन्होंने कह दिया कि एक जजमेंट हमारा 1563 बच्चों का गलत था। इससे ये तो प्रूव होता है ना कि एनटीए ऐसी बहुत सी चीज़ें करता है जो जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती या जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचती, तब तक उनका जो मनमानी होता है करता है। तो उनके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। और कितनी डिस्पेरेंसी से अंदर आप ग्रेस नंबर को आते ही, तो आप ये सारा मुद्दा ग्रेस नंबर से शुरू हुआ, पेपर लीक से, आप आते ही मानते हो ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट ही गलत है, आप उसको हटाते हो। अब वो जो नंबर है 1563, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 15,000 तो नहीं था कहीं। उन बच्चों को अभी भी इंसाफ नहीं मिला जो गाँव देहात में रहता है, मुश्किल से 4 पैसे कमाता है, लेबर की तरह मेहनत करता है और सपना देखता है डॉक्टर बनने का, और जब वो पेपर लिख के आता है उसके सेंटर पे 1 घंटा पेपर डिले हो जाता है, पर उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब इसके बाद इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक टेस्टिंग एजेंसी को इस तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तो अभी भी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सबका वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से
नीट पास करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, निराश हैं। किसी के 650 नंबर आए तो किसी के 660 नंबर आए। ये स्टूडेंट्स कई कई साल से नीट की तैयारी कर रहे थे। पहले इतने नंबर आने पर 4 से 5,000 रैंकिंग आती थी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। मेडिकल की पढ़ाई करना सस्ता पड़ता था। लेकिन अब 1,563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स कटेंगे। वो फिर से एग्जाम देंगे, पर इनसे उन बच्चों को कोई फायदा नहीं होगा जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, जिनकी टॉप रैंकिंग नहीं आई। ऐसे छात्रों का कहना है कि असली मामला तो पेपर लीक का है। वो कह रहे हैं कि एनटीए ने पेपर लीक की बात छुपाने के लिए ही ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी को मान लिया। इसीलिए पूरे मामले की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और सभी स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देने का मौका दिया जाए। मेरे मार्क्स 660 आए हैं, उस पर मेरी रैंक 4 से 5,000 होनी चाहिए थी, पर मेरी रैंक 22,000 आई है, जिस पे मेरे को कोई गारंटी नहीं कि मेरे को कोई कॉलेज मिलेगा भी या नहीं। और अब एनटीए कह रही है और एक डिसीजन आया है कि जो 1563 कैंडिडेट्स हैं उनका आप कैंसिल कर रहे हैं एग्जाम और उनका रीनीट करवाएंगे। आप उनका रीनीट करवाइए या फिर आप उन्हें हटा ही दीजिए एग्जामिनेशन से। जो हमारी रैंक से उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इतना कम नंबर है और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी हाइपर रैंक इन्फ्लेशन हुई है। मेन चीज़ तो लीक के कारण हुई है। जिन बच्चों को पेपर पहले मिल गया था, क्या वो री एग्जामिनेशन देंगे? उनको जो ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, क्या वो आपको लगता है री एग्जामिनेशन देंगे? वो तो नहीं देंगे ना। उनको तो सीट बिक गई हमारी, वो तो करेंगे अपना। सवाल है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला उनका अब क्या होगा? उनका सर कुछ नहीं होगा जब तक री नीट पूरा नहीं होगा ग्राउंड पे, तो किसी को कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बताइए, पटना में जो एफआईआर हुई, गोधरा में जो एफआईआर हुई, बच्चे पकड़े गए हैं, उसके लिए सीबीआई की जांच क्यों नहीं रखी गई है? यहाँ पे क्यों लीक्स को छुपाया जा रहा है? एनटीए ने तो नॉर्मलाइजेशन जानबूझ के इतना वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि लोग ध्यान ही उस पर दें। अगर लोग उस पर ध्यान देते रहेंगे तो लीक्स तो पकड़ी नहीं जाएगी। जो एनटीए के मेंबर्स खुद इसमें इन्वॉल्व हो तो पकड़े नहीं जाएंगे। एनटीए ने कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमने कमेटी बिठाई है। आपने कमेटी बिठाई, आप अपने मेंबर्स क्यों बिठा रहे हो? मेरे को दिल्ली का कॉलेज मिलना चाहिए, पर मेरे को तो कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे भी। अब आप क्या करेंगी? सर मैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अभी और भी हियरिंग्स है, उनका डिसीजन जो है उसी पे अभी वेट कर सकते हैं। हमारा जो मेन कंसर्न था वो ये था कि जो पटना में, गुजरात में जो पेपर लीक के केस आए हैं सामने, उनके ऊपर एनटीए कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? जब उसके खिलाफ एफआईआर की गई है वो सीधा डिनाई कर देता है। जितने भी वो प्रेस रिलीज जो भी निकालता है वो उसमें वो कंप्लीटली डिनाई कर देता है। वो 2 स्टेटमेंट्स देता है कि वो एक अपनी इंटीग्रिटी इंटैक्ट रख रहा है, दूसरा वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो सर अभी भी हमें ये नहीं पता कि वो 1563 ही थे, कुछ नहीं उन्होंने बताया, ना उनके नाम बताए, ना उन्हें कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। नीट में अपियर होने वाले कई स्टूडेंट्स पेपर लीक होने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार और गुजरात में पेपर लीक के मामले सामने आए, केस दर्ज हुए, लोग अरेस्ट भी हुए हैं, फिर भी एनटीए नहीं मान रही कि पेपर लीक हुआ। दिल्ली के स्टूडेंट हर्ष ने कहा उनको 644 नंबर मिले। पिछले साल इस पर 10 से 11,000 रैंकिंग होती थी। इस साल उनकी रैंकिंग 35,000 आई है। इसीलिए उनको इस बार के नीट की ट्रांसपेरेंसी और एनटीए के दावों पर कोई भरोसा नहीं है। मेरी भी रैंक जो है वो 35,000 है और 644 नंबर है। पिछले साल इस नंबर पे 10 से 11,000 रैंक होती थी, इस साल 35,000 रैंक है। और ये के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। और ये जो एनटीए कह रहा है कि 1563 बच्चे हैं खाली। आप एक बात बताइए, ये जो गुजरात में जो सीन हुआ, जो बिहार में सीन हुआ, ये सब पागल है ये लोग? ये पुलिस पागल है जो ये अरेस्ट कर रही है? और जो जिनने लीक कराया वो खुद कबूल कर रहे हैं वो पुलिस के सामने। एफआईआर में बाकायदा लिखा है कि लीक हुआ है पेपर, हमने चीटिंग करवाई है, हमने ओएमआर खुद भरी है, टीचर वो जहाँ पे इन्विजिलेटर थे। तो जब ये बैकडोर से सब कुछ हो रहा है, ये मुद्दा भटकाने की कोशिश करी जा रही है। 1563 आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि रीनीट दोबारा हो, अच्छे से जांच हो, इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। एनटीए खुद ही अपनी कमेटी अपनी बंदों को उसमें बैठा के खुद कर रहा है। अब मैं आपको सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट का पेपर लीक होने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा 4,000 से ज्यादा सेंटर्स पर एग्जाम हुए, लेकिन कहीं से पेपर लीक की शिकायत नहीं आई। धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी तारीफ की, कहा कि एनटीए ने बड़े बड़े एग्जाम्स बड़ी कामयाबी से कराए। आज विदेशों में भी एनटीए की तारीफ होती है। ऐसे में एनटीए पर कोई उंगली उठाना गलत होगा। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है।
एनटीए मैं जब कह रहा हूं कि हर एक साल एनटीए आज इतना बड़ा हो चुका है, 13 भाषा, अनेक विदेश में भी, देश की 4,500-5,000 सेंटर्स में 50 लाख विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन, 2-3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन की होती है। इसलिए कोई संदेह के कारण नहीं है। हम सब हमारी बच्चों को और पारदर्शिता लाया जाए, उसकी जो कुछ सुधार की विषय आएगा वो भी कर लेंगे। 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है, ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गए। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री को सबूत चाहिए कि पेपर लीक हुए। एनटीए मानने को तैयार नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स बार बार बिहार और गुजरात में पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं। मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स को इन आरोपों की तहकीकात करने को कहा और उनकी जांच के बाद ऐसे 2 केसेस की जानकारी मिली है जहां पेपर लीक होने के आरोप सिर्फ मुंह जबानी नहीं लगे, बल्कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोपियों को अरेस्ट भी किया। पहला केस बिहार की राजधानी पटना का है, जहां नीट एग्जाम के दिन ही पेपर लीक होने के आरोप लगे। पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस को खबर मिली कि नीट के एग्जाम सेंटर के बाहर झारखंड के नंबर वाली एक गाड़ी घूम रही है। चेक करने पर उसमें कई स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड की कॉपियां मिली। जब एग्जाम के बाद इन 4 स्टूडेंट से पूछताछ की गई तो पता चला कि उनको एक दिन पहले पटना के एक घर में ले जाकर नीट के क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर रटाए गए थे और यही पेपर एग्जाम में मिला। यही क्वेश्चन पेपर 20-25 स्टूडेंट्स को दिया गया था। पेपर आगे लीक ना हो, एग्जाम से एक दिन पहले सारे स्टूडेंट्स को इसीलिए पटना के एक मकान में, किराए के मकान में रखा गया था। पेपर रटाने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसको जला दिया गया। नीट एग्जाम के बाद पुलिस ने आयुष कुमार, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार नाम के 4 स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद पेपर लीक करने और उसे सॉल्व करने के इल्जाम में 9 और लोगों को अरेस्ट किया गया। यानी पटना में पेपर लीक के इल्जाम में टोटल 13 लोग गिरफ्तार हुए। हैरानी की बात है कि पटना में नीट एग्जाम का पेपर लीक होने का केस 5 मई को ही रजिस्टर कर लिया गया था, जिस दिन नीट का एग्जाम हुआ। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। मामले की जांच बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के हवाले कर दी गई, पर एनटीए अभी भी यही क्लेम कर रही है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। वहीं नीट देने वाले छात्र पेपर लीक का आरोप लगाकर री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। 658 आपको आया है? इस मार्क्स पे पिछले साल रैंक था 4,300 के आसपास। तो नीट जब OMR आया था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 2 गुना रैंक बढ़ेगा या मैक्सिमम 3 गुना बढ़ेगा, क्योंकि पेपर आसान था। बट रैंक जब रिज़ल्ट आया तो 23,000 दिखा। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गलत है ही रिज़ल्ट में। क्या आपको आशंका लगती है इतना रैंक नीचे आने की? अब इसमें ग्रेस मार्क्स का ही है या फिर पेपर लीक किस हद तक हुआ, जो भी बोलिए, लेकिन इसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से यही एक पेपर लीक तो हुई है, पेपर लीक हुई है, इसीलिए पेपर लीक तो हुई है क्योंकि पुलिस बच्चों को अरेस्ट भी किया, लेकिन एनटीए साफ इनकार कर दे रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई। एनटीए अपने जो डाटा दे रही है कि 1563 जो बच्चे हैं जिनका अभी रीनीट के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो वो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि सिर्फ उतने ही बच्चे थे, उससे ज़्यादा भी हो सकते, क्योंकि सिर्फ अगर 1000 या 1500 बच्चे रहते तो इतना रैंक इन्फ्लेट नहीं करता। वो हो सकता है कि 10,000 या 15,000 बच्चे हों। गुजरात के गोधरा का मामला तो और भी हैरान करने वाला है। यहां एग्जाम से एक दिन पहले ही सोशल मीडिया चैनल टेलीग्राम पर नीट का पेपर लीक होने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक गोधरा में एक लोकल बीजेपी लीडर ने एक स्कूल के प्रिंसिपल और वडोदरा में कोचिंग क्लास चलाने वाले शख्स के साथ मिलकर पेपर लीक कराने की साजिश रची थी। इसमें एक स्कूल टीचर भी शामिल था जो नीट एग्जाम का कोऑर्डिनेटर था। नीट पास कराने का लालच देकर देश के अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स को गोधरा बुलाया गया। उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक तक के स्टूडेंट्स एग्जाम देने गोधरा पहुंचे थे। यह काम वडोदरा में
कोचिंग चलाने वाले परशुराम रॉय नाम के शख्स ने किया। उसने पेपर लीक करने के बदले में हर छात्र से 10 लाख रुपए वसूले। गोधरा के जलाराम स्कूल में नीट एग्जाम का सेंटर था। इस स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा और टीचर तुषार भट्ट ने स्टूडेंट से कहा कि उनको जिन क्वेश्चंस के जवाब नहीं पता हो उन्हें ब्लैंक छोड़ दो। वो आंसर शीट एग्जाम के बाद तुषार भट्ट को भरनी थी। लेकिन इससे पहले ही नीट का पेपर लीक होने की खबर गोधरा के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को मिल गई। उनकी शिकायत पर पुलिस ने गोधरा के जलराम स्कूल में छापा मारा। स्कूल के बाहर खड़ी गाड़ी में 7 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने वडोदरा के कोचिंग संचालक परशुराम रॉय, स्कूल प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, टीचर तुषार भट्ट के अलावा आरिफ वोरा को भी गिरफ्तार किया। गोधरा के एसपी हिमांशु सोलंकी का कहना है कि उन्होंने पेपर लीक होने से पहले ही एक्शन लिया और सारे आरोपी पकड़ लिए। ये पूरी जो योजना थी ये इस प्रकार से थी कि ये तुषार भट्ट जो यहाँ का टीचर था और एक परशुराम रॉय करके बड़ौदा में ओवरसीज करके कंसल्टेंसी सर्विस चलाते थे। वो नीट एग्ज़ाम में पास करवाने का भी उनको लालच देके उनसे पैसे लेते थे और ये एग्ज़ाम पास करवाने का उनका ट्राई था। तो सर, जब जांच आगे बढ़ी तब क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? कितने पैसे लिए गए थे इन बच्चों से और ये आए कहाँ से थे? और इंटरेस्टिंगली गोधरा सेंटर ही क्यों चुना था इन्होंने? ये तुषार भट्ट और ये जो रॉय जो कंसल्टेंसी परशुराम रॉय चला रहे थे, तो उन्होंने साथ में मिलकर ये पूरा प्लान ऐसे बनाया था कि जितने भी बच्चे वो सिलेक्ट करते, मतलब जो ये तैयार होते हैं, उनको ये बोला गया था कि आपको जितना आता है आपको टिक OMR शीट में टिक करना है। जो नहीं आता है वो बाद में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये पेपर्स जाने में थोड़ा टाइम उनको मिल जाता था। उस टाइम पे ये खुद टिक करने वाले थे और बाद में इसको पैक करके और सील करके भेजने का उनका प्लान था। एनटीए की प्रॉब्लम यह है कि ये एजेंसी बार बार दावा करती रही है कि नीट के एग्जाम में सब कुछ ठीक ठाक हुआ, पेपर लीक तो कतई नहीं हुआ। लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट सामने आए वो हैरान करने वाले हैं। पंचमहल के एसपी ने इस बात के सबूत दे दिए कि नीट परीक्षा पास कराने वाला गैंग कैसे ऑपरेट कर रहा था। इसी तरह एक और मामले में पटना में 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। पुलिस के पास आरोपियों का कबूलनामा है कि उनके पास पेपर पहले से मौजूद थे। क्या एनटीए अब भी यही दावा करेगा कि एग्जाम कंडक्ट कराने में कोई गड़बड़ नहीं हुई? क्या वो अब भी कहेगा कि पेपर लीक नहीं हुए? कल तक यही एनटीए ग्रेस मार्क्स को जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन आज एनटीए ने कबूल किया कि ग्रेस मार्क्स देना उसकी गलती थी। क्या एनटीए इस बात की गारंटी दे सकता है कि उसका एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका फुल प्रूफ है? क्या एनटीए इस बात की गारंटी दे सकता है कि रिजल्ट निकालने का तरीका फुल प्रूफ है? हमारी जांच में सामने आया कि नीट का एग्जाम जिस तरह से कंडक्ट किया गया वो तरीका तो कम से कम फुल प्रूफ नहीं है, उसमें गड़बड़ होने की पूरी गुंजाइश है। कल हमने 6 टॉपर वाले झज्जर सेंटर में इस मामले की जांच की थी। आज पटना और गोधरा में तहकीकात की और जो तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। वो एनटीए के दावों को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाले हैं। और मैं स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनकी इस लड़ाई में मैं उनके साथ हूं। इंडिया टीवी की टीम इस मामले की तहकीकात जारी रखेगी। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। सबको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। कम से कम मुझे तो पूरा यकीन है कि पेपर लीक से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। नीट के अलावा आज एक और बड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और यह मामला है दिल्ली में चल रहे पानी के संकट का। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अपने अपने पक्ष रखे। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए इसकी जानकारी दी। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पानी के नुकसान का जो आरोप लगाया है वो पूरी तरह बेबुनियाद है। पानी का जो नुकसान हो रहा है वो हरियाणा से दिल्ली तक सप्लाई में हो रहा है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली पानी के संकट से जूझ रहा है, इसलिए हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश 1 महीने तक दिल्ली को एक्स्ट्रा पानी की सप्लाई करे।
इसके जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा था कि वो समझौते के मुताबिक दिल्ली को पानी की सप्लाई कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 50 MGD पानी की कमी है और ये कमी तभी पूरी हो सकती है जब हरियाणा दिल्ली को पानी दे। हालांकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पानी न देने के फैसले का बचाव किया। आतिशी ने कहा कि हिमाचल सरकार के हलफनामे से कंफ्यूजन हुआ। उन्होंने समझौते का 137 क्यूसेक पानी देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने एक्स्ट्रा पानी देने से इनकार किया क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पानी है ही नहीं। आज दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन 50 MGD कम हो रहा है। ये पूरा डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये एक टेक्निकल इशू है और इस टेक्निकल इशू पर फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड ही ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो कल मीटिंग करेगी और इस मामले का संज्ञान लेगी। UIRB भी पहचानता है कि दिल्ली में पानी की कमी है, दिल्ली में पानी की समस्या है, तो उन्होंने UIRB को ये डायरेक्शन दी है, अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो जल्द से जल्द फैसला लें। जो आज हिमाचल प्रदेश के AG साहब ने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश ने जो अपनी बात कही वो बात थोड़ी मिसकम्युनिकेट हुई। हिमाचल प्रदेश ने मना नहीं किया, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ उसके तहत शायद ऐसा समझा गया कि वो एक्स्ट्रा पानी देंगे, लेकिन वो अपने एग्जिस्टिंग पानी के शेयर की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने सफाई दी है कि दिल्ली में पानी की बर्बादी नहीं हो रही है। जल बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ठीक ठाक है। आज आतिशी खुद अफसरों की टीम के साथ पानी की वेस्टेज की जांच के लिए अक्षरधाम पहुंची। दिल्ली सरकार ने ADM, SDM और तहसीलदारों के नेतृत्व में पेट्रोलिंग टीम्स बनाई हैं जो लीकेज की समस्या को देखेंगी। लेकिन बीजेपी ने आज आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता अगर आज परेशान है तो उसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार है। बीजेपी की नई सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, सरकार का यह दावा पूरी तरह से गलत है कि पानी का वेस्टेज नहीं हो रहा। बांसुरी ने कहा, दिल्ली सरकार को पहले से पता था कि गर्मी में पानी की जरूरत ज्यादा होगी, लेकिन उसने कोई इंतजाम नहीं किए। उन्होंने कहा कि टैंकर माफिया के साथ दिल्ली सरकार की मिली भगत है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद दिल्ली सरकार उन पर एक्शन नहीं ले रही। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस, वाटर स्टोरेज सिस्टम सब चरमरा रहा है, बहुत ही खस्ता हालत में है। इस परिस्थिति में माननीय मंत्री आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे। दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए था, पाइपों की मरम्मत करानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया तो क्या किया, प्रेस वार्ता करी। कल सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, ये कह के कि आप पानी की वेस्टेज और इलीगल टैंकर माफिया के नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली में 40% से ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। दिल्ली में टैंकर माफिया खुले आम ऑपरेट कर रहा है। इनकी तो साठ गांठ है टैंकर माफिया के साथ। दिल्ली में ये जो जल का संकट है, ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये बनावटी संकट है। टैंकर माफिया को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही। आज अपने जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि वो टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा से ऑपरेट करते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने टैंकर माफिया के बढ़ने की वजह बीजेपी को बताया। आतिशी ने कहा कि टैंकर माफिया पर कार्रवाई की जिम्मेदारी हरियाणा और दिल्ली पुलिस की है। सारी मेजर वाटर पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन दे सकती हूं कि दिल्ली में जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है वो दिल्ली वालों तक पहुंच रहा है। कहीं पर भी लार्ज स्केल लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होती है तो
वो 12 घंटे के अंदर अंदर रिपेयर होती है। दूसरा, कहीं लीकेज होती है तो तुरंत जो हमारा डेटा सेंटर है दिल्ली जल बोर्ड का, वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन आती है। तो अगर आपको बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल लीकेज है तो ये सूचना गलत है, ये बिल्कुल अफवाह है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि टैंकर माफिया पे नकेल कसनी ज़रूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं। अगर इन प्राइवेट टैंकरों पे नकेल कसी भी गई तब भी 0.1 MGD से 0.5 MGD तक का अंतर पानी की अवेलेबिलिटी में आएगा। आतिश का दावा है कि दिल्ली में पानी की बर्बादी नहीं हो रही है। अगर कहीं हो रही है तो दिल्ली सरकार उस पर तुरंत एक्शन ले रही है। उन्होंने लीकेज रोकने का मैकेनिज्म तैयार करने का दावा किया। आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम फैक्ट चेक करने के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गई। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में कई दिन से पाइप लीकेज की वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ। हालांकि अब उस पाइप को रिपेयर करा लिया गया है, लेकिन साउथ दिल्ली में अभी भी कई जगह पर पाइपलाइन में लीकेज है। इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल जब चिराग दिल्ली में पहुंचे तो पाइप से पानी बह रहा था। एक शख्स वहां नहा रहा था, कपड़े धो रहा था। जब उससे बात की तो पता चला वो खुद ही जल बोर्ड का कर्मचारी है। हम भी तो ऐसे ही हैंगे, हम भी यहाँ काम कर रहे हैं जल बोर्ड का ही। जल लाइन है कि हम ही तो कर रहे हैं ये। और फिर जल बोर्ड में रहते हुए आप ये काम कर रहे हो और आपको ये पानी बर्बाद हो रहा है, तो आपने अपने दफ्तर में नहीं बताया? हम तो कल ही आए ना यहाँ नए। अच्छा, अभी आए हो? हाँ। तो ये जाके बताओगे कि यहाँ पानी बर्बाद हो रहा है? हम बता देंगे। तो देखते तो होंगे ना कि पानी यहाँ बर्बाद हो रहा है। बर्बाद तो हो रहा, हमें दिक्कत है पानी की, हम भी यहाँ से ले जाए भर के। जब दिल्ली सरकार दावा करे कि लीकेज पर तुरंत एक्शन हो रहा है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। लीक डिटेक्शन सेल ने दिल्ली में 2000 लीकेज को बंद किया है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता अनामिका ने निजामुद्दीन इलाके में एक ऐसी ही टूटी हुई पाइपलाइन को देखा। यहाँ हजारों लीटर पानी बहकर नाले में जा रहा है। लोकल लोगों ने बताया ये पाइपलाइन एक हफ्ते से टूटी हुई है, लेकिन इसे रिपेयर करने कोई नहीं आया। पाइपलाइन टूटने की वजह से कई घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। एक हफ्ते हो गए देखते हुए। एक हफ्ते? हाँ जी। लगातार पानी बह रहा, सुबह शाम सारा दिन ऐसे ही बहता रहता है। सारा दिन बहता रहता है। पानी की तो बहुत बर्बादी हो रही है। फिर दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। हाँ, दिल्ली में पानी कमी हो रही है। आपके इलाके में भी पानी की कमी है? हाँ, हमारे इलाके में कमी है। भोगल में पानी आ ही नहीं रहा शाम के टाइम। लेकिन सबसे तकलीफ की बात यह है कि जो पानी लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा। दिल्ली के लोग 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में पानी की जंग लड़ रहे हैं। टैंकरों के पीछे भगदड़ मची हुई है। लोग जान जोखिम में डालकर टैंकर पर चढ़ रहे हैं ताकि पानी खत्म होने से पहले उन्हें अपने हिस्से का पानी मिल जाए। दिल्ली के हालात डराने वाले हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी के संजय कैंप में रहने वाले लोग अपना काम धाम छोड़कर पानी के टैंकर के इंतजार में बैठे रहते हैं। टैंकर आता है, जिसकी किस्मत होती है उसे ही पानी मिल पाता है। क्या एक परिवार के द्वारा एक पाइप इसमें डाला जा रहा है, इस तरह कोई नियम है क्या? सबने नियम नहीं, वो एक दूसरे को दे ही नहीं पाते, अपने बर्तन नहीं भर पाते, इसलिए सबने अपना अपना खरीद रखा है। नियम वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, बहुत सी ऐसी फैमिली है जिसमें मेल मेंबर नहीं है, पुरुष नहीं है, उनको कैसे पानी भर? अब उनका जैसे मेरा भर गया तो बच रहा है तो एक आध बर्तन भर दूंगा, नहीं तो बेचारा खाली लेके जाएगा। और कोई इलाज नहीं है। फिर मोती बाग जाएंगे, बेगम जादी मार्केट में जो है वो टूटी लगी हुई है लाइन की, वहाँ से भर के लाते लोग। एक दिन में जो पानी की जरूरत है वो सब पूरा हो जाता है? नहीं होता जी, कहाँ से होगा। एक टैंकर अब आया है, एक शाम को आएगा। 2 टैंकर, एक यहाँ आ गया, एक उधर पल्ली तरफ आएगा। उसमें जिसको मिल गया, नहीं मिला तो फिर एम्बेसियों से, कोटियों से। सिर्फ एक ही टाइम आता है यहाँ, सिर्फ एक ही टाइम आता है। ये अभी मॉर्निंग में ही आया है। बेटा कितने लीटर पानी भरा आपने? ये 3 लीटर है। ये 2-10 है। इससे दिन भर का काम चल जाएगा?
एडवांस में रखते हैं हम खाली, जरूरत पड़े तो हम एडवांस में बाल्टियां रखते हैं। यहाँ एक टैंकर है जो कि भर जाए तो भर जाए सबका, नहीं तो नहीं, खाली ले जाते हैं। ये दिल्ली के किसी एक इलाके की बात नहीं है। पानी का क्राइसिस सबसे ज्यादा झुग्गी और कॉलोनी में रहने वाले गरीब लोगों के लिए है। ओखला और गीता कॉलोनी में सुबह सुबह पानी को लेकर हंगामा होता है, कई जगह मारपीट हो जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी लेने के लिए लोग अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। अगर ये प्रॉब्लम इसी तरह चलती रही तो एक दिन कोई हादसा भी हो सकता है। पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, पानी मिल रहा है उनको जिनके घर के आगे टैंकर रुकता है। अंदर वाले लोगों को बर्तन रखने की जगह नहीं मिलती, तो वो तो कैमरे पे आके बोलेंगे। मुझे नहीं मिलता, मैं तो बोलूंगा जी। बर्तन रखने की जगह नहीं, क्योंकि टैंकर जहाँ रुक रहा है वहाँ पहले से ऑलरेडी पानी 500 लीटर की टंकियाँ रखी हुई हैं, उनको पानी मिलता है और हमें पानी नहीं मिलता है। टैंकर तो बहुत आते हैं लेकिन फुल समस्या है, बेटाइम आता है। कारपोरेशन का पानी जो है बूस्टर लगा हुआ, बूस्टर का पानी एक भी नहीं देते हैं लोग यहाँ। आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दब जाएंगे लोग, मर जाएंगे लोग। टैंकर लेकर बैक करके आ रहा है, पीछे से लोग पाइप डालने के लिए चल रहे हैं। मतलब पानी का यहाँ मान लीजिए झुग्गियों में बहुत काफ़ी समस्या है। और ये क्या कहते हैं, टैंकर आता है सुबह के टाइम में और सुबह के टाइम ड्यूटी जाना होता है, इसलिए लोग बाग मान लीजिए कि वो पूरे जुझारू तरीका से मतलब अपना पानी भरते हैं। ज़्यादातर समस्या सुबह का है कि सुबह मान लीजिए कि आदमी नहाना धोना सब कुछ खाना बनाना, तो सुबह वाला टाइम जो है बहुत ज़्यादा ही अभाव है, जिसके कारण पानी का दिक्कत हो जाता है। दिल्ली में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, पानी की भारी कमी है, पानी की बर्बादी भी देखने को मिली। टैंकर माफिया इस क्राइसिस का पूरा फायदा उठा रहा है, ये भी दिखाई दिया। असल में दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, ये बात तो सबको पहले से पता थी। पानी की किल्लत हो सकती है, इसका अंदेशा भी पहले से था, लेकिन उसके बावजूद समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए। 1 महीने पहले दिल्ली के एलजी ने अरविंद केजरीवाल के नाम ओपन लेटर लिखकर दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज पर सवाल उठाए थे। एलजी के लेटर पर सियासत तो हुई, लेकिन गर्मी में पानी की कमी का सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। इस समय पानी की कमी के लिए दिल्ली की सरकार हरियाणा की बीजेपी सरकार को दोष दे रही है। हरियाणा का ब्लेम हिमाचल की सरकार पर है और हिमाचल का रोना यह है कि उसके पास पर्याप्त पानी नहीं है। नोट करने की बात है कि तीनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। आज जून का आधा महीना अभी बाकी है, गर्मी कम होने का कोई चांस नहीं है। बेहतर होगा दिल्ली सरकार पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर दिल्ली वालों को पानी पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए और पानी की बर्बादी को रोके। अब खबर जम्मू कश्मीर की। पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में 4 आतंकवादी हमले हुए हैं और उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट को आज फुल स्पीड में लागू किया गया। आतंकवादियों के तलाश के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस इस काम में लगी हैं। आज सुबह यह ऑपरेशन गंदो, छतंगला और डोडा से लगे जंगलों में शुरू हुआ। राजौरी और पुंछ में भी आतंकवादियों की तलाश जारी है। कल पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए थे। ये आतंकवादी 2 हमलों में शामिल थे। इन चारों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। एजेंसीज को ऐसी इनपुट मिली है कि आतंकवादी सुसाइड अटैक जैसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हालात को रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग की। एनएसए अजीत डोवल भी इस मीटिंग में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने आज अमित शाह से और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बात की। प्रधानमंत्री को गद्दों में चल रहे सर्च ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया गया। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज को पूरा भरोसा है कि 1-2 दिन में आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। रामबन डोडा रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल ने कहा कि आतंकवादियों के बारे में उन्हें लीड्स मिल गए हैं। गंदों के कोटा टॉप एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका एनकाउंटर भी हुआ है और बहुत जल्द आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा।
हमारी जो एसओजी की पार्टीज हैं वो पार्टीज यहाँ पे सर्च ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी। अराउंड 2-3 घंटे के सर्च के बाद एक जगह पे उन्होंने टेररिस्ट के ग्रुप को लोकेट किया और उस ग्रुप को 2 साइड से घेरा। जैसे ही टेररिस्ट को एसओजी पार्टी जो अप्रोचिंग थी उसका पता चला तो वैसे वहां से उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग का हमारी पार्टी ने जवाब दिया। काफी टाइम तक दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा और उसके बाद से वो टेररिस्ट जो है जंगल की तरफ भाग गए। अभी हमारी जो टीम्स है उन्होंने चारों तरफ से जंगल की घेराबंदी टाइप की है और जंगल के अंदर सर्चिंग टीम्स हमारी अब चल रही है। अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑलमोस्ट जहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था उसके काफी दूर दूर तक हमने सर्च किया हुआ है और आगे भी सर्च कर रहे हैं। यहाँ की जितनी भी आवाम है उनका बहुत अच्छा साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मिल रहा है। हमारे पास खबर भी आ रही है और उनकी जो मूवमेंट है उनके मूवमेंट का हर घंटे में हमें पता भी लग रहा है और बहुत जल्दी इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में हम लोग कामयाब होंगे। बुधवार को कठुआ में हमला करने वाले 2 आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। माना जा रहा है कि हमले के बाद आतंकवादी जंगलों में जाकर छुप गए हैं, इसलिए फौज यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। जिन जंगलों में ऑपरेशन चल रहा है वो डिफिकल्ट टेरेन है। बारिश और खराब मौसम के बीच सेना के जवान लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। भद्रवाह में सेना के कॉम्बिंग ऑपरेशन में इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी आर्मी के साथ थे। आर्मी के इस ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। इंडिया टीवी इस समय छत्रगली एरिया में मौजूद है। इस जनरल एरिया में हमें हिदायत दी गई है भारतीय सेना के द्वारा कि हम आउटर कॉर्डन में ही रहें और इसीलिए ऊपर तक जो एरिया है उसे दिखाने के लिए हम आगे जा रहे हैं। खासतौर पे ये जो एरिया है छत्रगली का, उसके अलावा गंदोह का और साथ में तांता एरिया, इसी भद्रवाह के एरिया में इस समय ये ऑपरेशन जारी है और इसीलिए यहाँ पर जो टेरेन है वो काफी डिफिकल्ट है, चढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जहां चट्टाने हैं, पथरीले रास्ते हैं, उसके अलावा जो ये पूरा एरिया है यहाँ पर बारिश भी इस समय रुक रुक के हो रही है और इसीलिए भारतीय सेना ने हमें ये कहा है कि हम आउटर कॉर्डन से आगे ना बढ़े। ये वो टीम है जो कि अब इस पूरे एरिया को और क्लोजली कॉर्डन करने जा रही है। हम आपको ये भी बता दें, करीबन 4 आतंकियों की तस्वीर इस समय जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिलीज की है। इसी को देखते हुए अब भारतीय सेना ने इन सभी पहाड़ियों के ऊपर अलग अलग जगहों पे जो कॉर्डन है वो और मजबूत किया है। चाहे कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर हो, LMV हो, नाइट विजन डिवाइसेस, उसके अलावा ड्रोन और जो बाकी कैमराज हैं उन सब की मदद से अब इस ऑपरेशन में तेजी लाई गई है ताकि आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया किया जा सके। मैं मनीष प्रसाद की तारीफ करूंगा। उन्होंने बड़ा खतरा उठाकर रिपोर्ट हमें भेजी है ताकि हमें अंदाज़ा लग सके कि हमारी फौज, हमारे बहादुर जवान किन मुश्किल हालात में आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। पिछले कुछ साल में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए हमारी सेना की मुस्तैदी की बदौलत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कमी आई है। इसकी वजह से आतंकी गुटों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। अब वो भाड़े के विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ करा रहे हैं। 2022 में 187 आतंकवादी मारे गए थे, इनमें से 57 विदेशी थे, जबकि पिछले साल 76 आतंकवादी मारे गए, उनमें से 55 आतंकी फॉरेन ओरिजिन के थे। ये विदेशी आतंकी ऐसे होते हैं जिन्हें लंबे समय तक जंगलों में छिपने और गुरिल्ला वॉर में ट्रेन किया जाता है। लेकिन हमारी सेना सक्षम है, हमारे जवान बहादुर हैं, अलर्ट हैं और आतंकवादियों को एक एक करके उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। सियासत की एक बड़ी खबर आज महाराष्ट्र से आई। यहां राज्यसभा की सीट को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के चीफ अजीत पवार की वाइफ सुनेत्रा पवार ने आज एनसीपी के कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। सुमित्रा पवार जब पर्चा भरने के लिए पहुंची तो उनके साथ एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे पार्टी के सीनियर नेता मौजूद थे। हालांकि इस सीट से छगन भुजबल राज्यसभा जाना चाहते थे। भुजबल के अलावा कई और नामों की चर्चा थी, लेकिन
एनसीपी के कोर ग्रुप की मीटिंग में सुनेत्रा पवार के नाम पर सहमति बनी। सुनेत्रा पवार ने इस बार बारामती सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। उनके सामने उनकी सिस्टर इन लॉ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मैदान में थी। सुनेत्रा चुनाव हार गईं। अब उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया और चूंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, दोपहर 3 बजे तक किसी और कैंडिडेट ने पर्चा नहीं भरा, इसलिए सुनेत्रा पवार के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि उनका जीत का औपचारिक ऐलान 18 जून को किया जाएगा, लेकिन पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई दी और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। सुनेत्रा पवार ने अपने नॉमिनेशन के बाद पार्टी के सभी नेताओं का आभार जताया और जिन्होंने उनके नाम को आगे बढ़ाया था। चूंकि नामांकन में महायुति में शामिल बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी से कोई नेता मौजूद नहीं था, इस पर जब सुनेत्रा से रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबका आशीर्वाद उनके साथ है। हमारी पार्टी में हमको उम्मीदवारी थी, इसकी खुशी है और जो विश्वास उन्होंने दिखाया है उसका हम अच्छी तरह से काम, एक अच्छा लोक प्रतिनिधि के रूप में हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन आपके साथ जो आपकी अलायंस पार्टी है वो दोनों पार्टी में से कोई भी नेता पे मौजूद नहीं है। मैंने सबने बहुत अच्छे चल रहा है, सबने शुभेच्छा दी है हमको। सुनेत्रा पवार के नॉमिनेशन के बाद जब छगन भुजबल सामने आए तो उन्होंने भी माना कि वो खुद राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया वो उसके साथ है। जब मुझसे पूछा गया कि आपके मन में नाराजगी है तो उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो निर्णय जो है हमारे कोर ग्रुप के जो लोग हैं, हमारे मंत्रीगण जो है और एमपी ये प्रफुल्ल पटेल साहब और एमपी और अध्यक्ष हमारे राज्य के तटकरे, सब हम लोगों ने बैठकर जो है चर्चा की। बहुत सारे लोग इच्छुक थे, हाँ ये भी है, मैं भी इच्छुक था, मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफ़ी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। इससे आपके नाराज हैं? बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, नाराज हूँ ना, मेरे मुंह पर आपको नाराजगी दिखती है क्या? अरे भाई, जब पार्टी में आप वो काम करते हैं आप लोग, तो पार्टी में सबको साथ लेकर चर्चा करते हुए जो बात नक्की होगी उसको मान लेना चाहिए। हर आदमी जो है पार्टी का अगर अड़ा बैठेगा कि मुझे ही चाहिए तो पार्टी चलाना मुश्किल है। फिर अजित पवार की पार्टी एनसीपी में कंफ्यूजन तो है। महाराष्ट्र में एनसीपी अजित गुट की तरफ से एकमात्र सीट जीतने वाले सुनील तटकरे को राज्य मंत्री के तौर पर मोदी सरकार में शामिल होने को तैयार रहने के लिए कहा गया था, लेकिन अजित पवार ने फैसला किया कि उनकी पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल मंत्री बनेंगे। पर प्रफुल्ल पटेल पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैसे बन सकते थे? लेकिन बीजेपी दिल्ली में एनसीपी को कैबिनेट भर देने के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि मोदी सरकार के सब मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन न प्रफुल्ल पटेल मंत्री बन पाए न सुनील तटकरे। अब राज्यसभा की सीट के लिए छगन भुजबल पूरी तैयारी करके बैठे थे, लेकिन अजित पवार ने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा में भेजने का फैसला कर लिया। छगन भुजबल ऊपर से दिखा रहे हों कि वो अजित पवार के फैसले से खुश हैं, लेकिन असलियत सब जानते हैं। अब लोग छगन भुजबल से पूछ रहे हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? उधर पश्चिम बंगाल में अलग तरह की राजनीति चल रही है। यहां लोकसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर सियासत हो रही है। आज बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी चुनावी हिंसा के पीड़ितों को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन्हें राजभवन में घुसने ही नहीं दिया। पुलिस ने राजभवन के गेट के बाहर ही शुभेंदु अधिकारी को रोक दिया। पुलिस ने दफा 144 का हवाला दिया और कहा कि राजभवन के आसपास दफा 144 लागू है, इसलिए यहां भीड़ जमा होने पर पाबंदी है। शुभेंदु अधिकारी काफी देर तक अपनी कार में बैठे रहे।
बाहर निकले तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था। राजभवन से परमिशन मिलने के बाद ही वो मिलने आए हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। ममता बनर्जी की पुलिस उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रही है। उन्होंने कहा यह ठीक नहीं है। जो रोक के रखा है उसको पूछिए, ये गैर कानूनी है। ये सीधा सीधा गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उसका ऑफिस को चैलेंज कर रहा है और एलओपी को रोक दिया डिपुटेशन देने के लिए, विक्टिम को रोक दिया। इतना इतना छोटा छोटा लड़का लोग किस तरीके से, ये तो सैंपल है, किस तरीके से पीटा आप देख लीजिए। ये थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर हुई था, 1000 से ज्यादा पिक्चर है हम लोग का साथ। किस तरीके से अत्याचार कर रहा है ये लोग। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर चुनाव के तुरंत बाद हिंसा करने का आरोप लगाया हो। ये बात पहले भी कई बार कही गई है कि चुनाव खत्म होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी के टिकट पर लड़ने वालों को, जीतने वाले उम्मीदवारों को और कई इलाकों में बीजेपी के लिए वोट करने वालों को मारते पीटते हैं, धमकाते हैं, उन पर बम फेंकते हैं। कई जगह तो लोग अपना घर बार छोड़कर कहीं दूर जाकर छुपकर रहने लग जाते हैं। अगर ये सच है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और अगर आरोप झूठे हैं तो भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। एक बार इन सारे आरोपों की जांच एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जानी चाहिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल को लेकर आज बड़ी खबर आई। आज ये साफ हो गया कि अजित डोवल पहले की तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर बने रहेंगे। उन्हें तीसरी बार एनएसए के तौर पर अपॉइंट किया गया है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने आज इस पर अपनी मोहर लगा दी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी एक बार फिर से पीके मिश्रा को दी गई है। अजित डोवल और पीके मिश्रा दोनों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा हासिल रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे और तरुण कपूर भी पहले की तरह ही अपने पदों पर बने रहेंगे। इन दोनों अधिकारियों को भी फिर से प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार अपॉइंट किया गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोर टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया और ये सभी अपॉइंटमेंट 10 जून से ही लागू किए जा चुके हैं। पीके मिश्रा और अजित डोवल को उनके पदों पर बनाए रखना सरकार की कंटिन्यूटी की पॉलिसी का परिचायक है। मंत्रिमंडल में भी मोदी के ज्यादातर मंत्री और उनके विभाग इसी निरंतरता का मैसेज देते हैं। पीके मिश्रा लंबे समय से नरेंद्र मोदी के साथ हैं। वो पब्लिक में कम दिखाई देते हैं, बात भी कम करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी की सब तारीफ करते हैं। अजित डोवल तो पब्लिक के हीरो हैं। लोग उनकी जिंदा दिली की तारीफ करते हैं। दिल्ली में जब दंगे हुए थे, जिस अंदाज में अजित डोवल सड़कों पर उतरे, बिना डरे बिना घबराए तंग गलियों में घूमे, वो तस्वीर में आज भी लोगों को याद है। एनएसए के तौर पर चाहे पाकिस्तान हो या कनाडा, अजित डोवल के सख्त अंदाज को, भारत की सुप्रीमेसी कायम रखने के तेवर को लोग पसंद करते हैं। अजित डोवल की एक और खास बात यह है कि वो दूर की सोचते हैं, इंटरनेशनल सिचुएशंस को पहले से भांप लेते हैं, रिश्ते बनाने और संभालने में माहिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए आज इटली रवाना हो गए। G7 में इटली के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका भी शामिल है। भारत को इस शिखर सम्मेलन में स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के इन्विटेशन पर इस समिट में शामिल हो रहे हैं। G7 का मेजबान देश आउटरीच प्रोग्राम के तहत कुछ खास देशों के लीडर्स को इनवाइट करता है। इस बार इटली ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को न्योता दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मोदी की पहली विदेश यात्रा है जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मिलेंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे। इसके अलावा मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ भी 1-to-1 मीटिंग करेंगे। जब 10 साल पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे
तो सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठे थे कि वो विदेश नीति को कैसे संभालेंगे। लेकिन 10 साल में मोदी ने जिस तरह दुनिया के बड़े बड़े देशों से रिश्ते बनाए, हेड ऑफ स्टेट्स के साथ रिलेशन बनाए, इक्वेशन बनाए, उसने उनके विरोधियों को भी चौंका दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही एक बार फिर वो G7 के मौके पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर से इटली में मिलेंगे और वहां से विदेश नीति का एक नया अध्याय शुरू होगा। खास बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कुछ घंटों के लिए इटली में होंगे, लेकिन इतने कम समय में वो फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली और जापान के हेड ऑफ स्टेट्स के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे। कोई और प्रधानमंत्री, कोई और प्रेसिडेंट इतनी मेहनत नहीं करता।